वेलकम आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी का चैप्टर 5 जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं यानी प्राइमरी एक्टिविटीज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का थ्योरी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट रूप से कवर किया है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के रूप में हम लोगों ने इसका चैप्टर का जो थ्योरी है पूरा कंप्लीट रूप से पढ़ा है। ठीक है, अगर आप इस चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट रूप से नहीं पढ़े हैं तो प्लीज उसको पहले कवर करेंगे। वो सब चीज का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू पूछे जाते हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत इस क्लास के अंतर्गत कवर करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों का नहीं छूटेगा। ठीक है, और रही गलती की बात, जो भी क्वेश्चन अगर गलती हो जाती है या फिर कोई भी क्वेश्चन का अगर आप आंसर नहीं दे पाते हैं तो तुरंत उसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसको याद रखेंगे, यानी 1 से 2 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करेंगे क्योंकि आपको थ्योरी पढ़ा दिया गया है, आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है। 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको बताया गया कि खाद्य फसल के अंतर्गत जो आता है मक्का आता है। ठीक है, मक्का जो है एक प्रकार का खाद्य फसल हो जाएगा, ना कि गन्ना, कॉफी या फिर चुकंदर। ठीक है, यानी कॉफी तो आपका इसमें आता है रोपण फसल के अंतर्गत, तो मक्का क्या हो जाएगा, खाद्य फसल का एक प्रकार हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है। यह भी क्वेश्चन 2019 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। प्रतिभूमि, न्यूल बोया क्षेत्र या फिर सीमांत भूमि या फिर कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। ठीक है, तो यहाँ जो सीमांत भूमि है टोटल 8 कैटेगराइज बांटा गया है। ठीक है, टोटल 8 भागों में भूमि को बांटा गया है, वो 8 प्रकार आपको पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में। तो भू उपयोग संवर्ग नहीं है, सीमांत भूमि इसमें भू उपयोग संवर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा था कि खट्टे रसदार फलों की जो पूर्ति होती है वो भूमध्य सागरीय कृषि से होती है। यानी भूमध्य सागरीय कृषि जो है उसमें क्या किया जाता है, तरह तरह के खट्टे फलों का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। और इसमें जो है ज्यादातर जो है ये खेती जो होती है सागरीय क्षेत्र में होती है, समुद्र के किनारे होती है, पानी वाले क्षेत्रों में होता है। और वहाँ जो मतलब खट्टे रसदार फल की उत्पादन होती है, इनका जो एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात जो किया जाता है यूरोपियन कंट्री में किया जाता है। यूरोप के जितने भी कंट्री हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ये सब फलों का निर्यात किया जाता है, खट्टे रसदार फलों का निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो खट्टे रसदार फलों की आपूर्ति या फिर खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है, किससे संबंधित है, भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल नहीं है। ठीक है, यानी आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको चूज करके निकालना है। मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बताया कि कॉफी जो है वो रोपण फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है, कॉफी क्या है, रोपण फसल के अंतर्गत आता है। यह क्वेश्चन 2019 और 21 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो कॉफी आपका रोपण फसल के अंतर्गत आ गया। अब देखिए यहाँ जो है वो आपका गेहूं जो है गेहूं रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आता है। गन्ना हो गया, रबर हो गया, ये सब क्या है रोपण फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। आपको पता है कि सहकारी आंदोलन जो सबसे ज्यादा अगर सफल रहा है, सहकारी आंदोलन को अगर सबसे ज्यादा अगर सफलता मिली है तो वो डेनमार्क में, कहां, डेनमार्क में। इसलिए सहकारी कृषि जो है सबसे अधिक कहां सफल रही है, डेनमार्क में। डेनमार्क में अभी भी जो किसान है वो व्यक्तिगत रूप से यानी व्यवहारिक रूप से सहकारी कृषि यानी सहकारी आंदोलन के क्या है, सदस्य हैं। ठीक है, यानी हर एक किसान जो है वहां सहकारी आंदोलन के सक्रिय सदस्य हैं, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वें नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। ठीक है, यूरोप वासी जैसे कि ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, अपने उपनिवेश देशों में तरह तरह के फसल का उत्पादन किया था, तरह तरह के कृषि का विकास किया था। तो यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में जो किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया, तो आपको पता है कि कॉफी हो गया, गन्ना हो गया, तरह तरह के जो महंगे फसल होते हैं वो लोग का उत्पादन किया जाता था, वह सब चीज का उत्पादन करवाता था यूरोप वासी अपना उपनिवेश देशों में। ठीक है, वहां के लोगों को जबरदस्ती खेती करवाता था। ठीक है, जैसे कि भारत में नील की खेती करवाते थे यूरोप वासी। ठीक है, तो यानी भारत क्या था उस टाइम उपनिवेश था, तो इसी प्रकार अन्य देशों में क्या करता था वो लोग तरह तरह के कृषि करवाते थे। तो यहाँ जो यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में जो कृषि विकास किया गया, मुख्यतः कौन सा कृषि का विकास किया गया, वो क्या, रोपण कृषि। यानी रोपण कृषि के अंतर्गत कॉफी आ गया, रबड़ आ गया, यानी महंगे फसल का जो महंगे लेवल का जो मतलब उत्पादन होता है वो सब चीज का विकास, वो सब चीज का कृषि करवाता था। ठीक है, तो इसी कृषि का विकास किया गया था। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। एकल कृषि का मतलब ये हुआ कि जिसमें एक चीज की उत्पादन नहीं होती, एक से अधिक चीज की उत्पादन होती है। ठीक है, डेयरी कृषि में क्या होता है कि मिल्क यानी दूध का उत्पादन होता है, मांस का उत्पादन होता है। डेयरी कृषि जो होता है बाजार और
बाजार और डेयरी कृषि का जो फॉर्म है, इन दोनों के बीच की दूरी बहुत कम होती है। ठीक है, दोनों काफ़ी सुचारू रूप से जुड़े हुए रहते हैं। दोनों क्षेत्र, चाहे वो डेयरी क्षेत्र का फॉर्म हो और बाजार क्षेत्र हो, तो ये दोनों जो क्षेत्र हैं सुचारू रूप से जुड़े हुए रहते हैं, ताकि डेयरी क्षेत्र में, डेयरी कृषि में जो भी उत्पादन हो, यानी जो भी चीज़ वहाँ बने, दुग्ध का उत्पादन हो या फिर मांस का उत्पादन हो, वो उसको आसानी से बाजार तक लाया जा सके। ठीक है, उसके बाद आपका मिश्रित कृषि, रोपण कृषि और वाणिज्य अनाज कृषि। ठीक है, तो बिल्कुल ये हो जाएगा मिश्रित कृषि। आपको पता है कि मिश्रित कृषि में फसल का भी उत्पादन किया जाता है और चारे का भी उत्पादन किया जाता है। इसने यानी मिश्रित कृषि में दो चीज का उत्पादन किया जाता है, फसल और चारा। तो ये एकल कृषि के अंतर्गत नहीं आएगा, मतलब ये एकल कृषि नहीं है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वें नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। ठीक है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि जो नहीं की जाती है, वो आपका प्रदेश का नाम बताना है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि जो है आपका टोटल 3 क्षेत्र में बताया गया था, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेजन बेसिन। अमेजन का जो बेसिन है, यहाँ विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं होती है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के प्रकार भी आपको पढ़ाया गया है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, 2018 और 21 में भी पूछा गया है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि निम्न में से कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी। गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता यानी किस्में जो होती है, यानी तरह तरह के जो किस्म होते हैं, हर एक तरह का गेहूं होता है। ठीक है, बहुत से प्रकार के गेहूं होते हैं। अभी दुकान में जाएंगे, खाद बीज का दुकान में जाएंगे, तो वहाँ तरह तरह के किस्में मिलेंगे। ठीक है, कि कौन सा किस्म का आप गेहूं का उत्पादन करना चाहते हैं, या फिर कौन से किस्म का आप धान या फिर चावल का उत्पादन करना चाहते हैं। ठीक है, तो 9th का जो क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्सिको तथा फिलीपींस। यानी मैक्सिको तथा फिलीपींस में क्या हुआ था कि गेहूं और चावल का उत्पादक की जो किस्में है, उत्पादकता की जो किस्में हैं, सबसे ज्यादा विकसित की गई थी मैक्सिको और फिलीपींस में। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 9th नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 10 कह रहा है कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। यह क्वेश्चन 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। शुष्क कृषि की बात की जाती है, तो शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? यहाँ हो जाएगा गन्ना। गन्ना को बोने के लिए पानी चाहिए। ठीक है, यानी सिंचाई चाहिए। ये मतलब जो ये जो होगा, ये सिंचाई वाले क्षेत्र में गन्ना की खेती की जाती है। बाकी रागी, ज्वार, उसके बाद मूंगफली हो गया, ये सब शुष्क कृषि के अंतर्गत अपना उगाई जाने वाली फसल है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 10th नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। कृषि आधारित उत्पाद कौन नहीं है? चीनी हो गया, नमक हो गया, फिर कॉफी या फिर चाय। बिल्कुल ये नमक जो है कृषि आधारित उत्पाद नहीं होगा, क्योंकि नमक का जो उत्पादन किया जाता है समुद्र के किनारे किया जाता है। ये कोई कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं आता है तो प्लीज उनको स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके याद रखने का प्रयास करेंगे। जो भी अगर कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट करेंगे और हर एक चीज को कमेंट करेंगे। ठीक है, समझ में आता है या फिर नहीं भी आता है तो प्लीज कमेंट करेंगे, ताकि आगे इसको सुधारा जाए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है। मैंने आप लोगों को पार्ट 3 में बताया था कि ब्राजील के कॉफी बागान को अभी क्या कहा जाता है? फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। ब्राजील का बहुत सारे कॉफी बागान अभी भी है जो यूरोप वासियों के कंट्रोल में है, यूरोप वासियों के नियंत्रण में है, जिसका नाम क्या रखा गया है? फेजेंडा रखा गया है। ठीक है, यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन है कि बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल नहीं है, आपको पता है कि रबर हो गया, चाय हो गया, गन्ना हो गया, ये सब आपका रोपण फसल है। ठीक है, और ये चावल जो है ये जीवन निर्वाह कृषि के अंतर्गत आती है। चावल रहित और चावल सहित आपको पढ़ाया गया था। चावल सहित कृषि उस जीवन निर्वाह कृषि के अंतर्गत आता है ये चावल। ठीक है, तो चावल रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आएगा। बाकी रबर, चाय और गन्ना जो है इसका क्या किया जाता है? रोपण फसल के अंतर्गत इसका उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चावल जो है कौन सी फसल है? रोपण फसल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लास्ट टाइम हम बोलते हैं तो वीडियो को लाइक नहीं करते। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके भी शेयर कर देंगे। ठीक है, कि क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं की खेती के लिए आदर्श जो तापमान चाहिए वो कितना चाहिए। ठीक है, गेहूं की खेती अभी क्या कौन सा मौसम में की जाती है? शीत ऋतु में की जाती है, खास करके बिहार में। ठीक है, तो शीत ऋतु में गेहूं की खेती की जाती है। तो इसका जो आइडियल जो टेम्परेचर है, कौन सा टेम्परेचर चाहिए, कौन सा तापमान चाहिए जिसमें गेहूं का उत्पादन अच्छे से हो। ठीक है, तो गेहूं की खेती के लिए आदर्श जो तापमान चाहिए वो कितना चाहिए? 10 से 20 डिग्री सेल्सियस। कितना? 10 से 20 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आज विश्व के लगभग कितने लोगों का भरण पोषण चलवासी पशुचारण पर निर्भर करता है। आज विश्व के लगभग, अभी की बात
बात की जा रही है। तो विश्व चलवासी पशुचारण क्या होता है, आपको बताया गया था ना कि एक जगह से दूसरे जगह चल करके पशु का पालन करना, पशु को पोषित करना ही क्या कहलाता है, पालन पोषण करना ही क्या कहलाता है, चलवासी पशुचारण कहलाता है। लेकिन अभी ये इनकी संख्या घट रही है क्योंकि राजनीतिक सीमा हो गया, ठीक है, तरह तरह के मतलब बॉर्डर खींच दिए गए। एक देश से दूसरे देश नहीं जा सकते, एक राज्य से दूसरे राज्य अगर जाएंगे तो आपको वहाँ रोका जाएगा, पुलिस स्टेशन में रोका जाएगा, आपको फोर्स से रोकेंगे, कहाँ जा रहे हो नहीं जा रहे हो, ठीक है, कागज का डिमांड करेंगे। तो अभी मतलब सीमांकन हो गया, राजनीतिक सीमा आ गया, राजनीतिक सीमा आ गया, जिसके कारण चलवासी पशुचारण की संख्या घट रही है, ठीक है। उसके बाद इसमें और भी कारण है। तो यहाँ आपको पूछा गया कि आज विश्व में लगभग कितने लोगों का भरण पोषण जो है चलवासी पशुचारण पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो विश्व में अगर देखा जाए तो टोटल लगभग 2 करोड़ लोगों का जो भरण पोषण होता है वो चलवासी पशुचारण पर निर्भर करता है, लगभग 2 करोड़। अब देखिए 2 करोड़ बहुत बड़ी संख्या है, पूरा विश्व की बात की जाती है, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि चावल या धान की खेती संबंधित है। 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, चावल या धान की खेती, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी जस्ट बोला था क्वेश्चन नंबर 13 में कि चावल या धान की खेती को निर्वाह कृषि बोलते हैं। निर्वाह कृषि यानी जिससे जीवन गुजर बसर होता है। क्या बिना चावल के कोई जीवन गुजर बसर कर सकता है? खास करके एशिया के लोग, एशिया के लोग क्या करते हैं, चावल की खेती करते हैं, क्योंकि एशिया के लोग जो है प्रमुख जो इनका जो खाद्य पदार्थ, खाने का जो मतलब ये भोजन में पदार्थ है वो चावल है, ठीक है। तो चावल या धान की खेती जो संबंधित है गहन निर्वाह कृषि से संबंधित है। चावल सहित कृषि और चावल रहित बताया गया था आपको, दो टाइप बताया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोपण फसल के अंतर्गत क्या आता है? रोपण कृषि के अंतर्गत रबर हो गया, चाय हो गया, रबर ये सब गन्ना हो गया, ये सब आता है। ट्रक कृषि के अंतर्गत क्या आता है? सब्जी की खेती आती है। भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत क्या आता है? खट्टे जो रसदार फल है उनका उत्पादन किया जाता है। चावल का खेती किसके अंतर्गत? गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? ठीक है, तो मलेशिया। रबर का जो सबसे बड़ा निर्यातक अगर देश है तो वो मलेशिया है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मलेशिया जो है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है किसका? रबर का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं? कृषि के अंतर्गत, अब ठीक है, कृषि के अंतर्गत किसे लेते हैं? आपको बताया गया था कि कृषि जो है, कृषि में सिर्फ फसल का उत्पादन नहीं होता। हम लोगों के मन में यह धारणा बनी हुई है कि कृषि का मतलब फसल का उत्पादन करना नहीं। कृषि के अंतर्गत पशुपालन भी आते हैं, मत्स्य पालन भी आते हैं, ठीक है। कृषि के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ठीक है, जो भी कुक्कुट पालन हो गया, जो भी चीज का पालन किया जाता है, ठीक है, वो सब आते हैं कृषि के अंतर्गत, ठीक है। तभी तो मिश्रित कृषि की अवधारणा आई, तभी तो कृषि के अंतर्गत मतलब चारे का फसल किया जाने, चारे की फसल किया जाने लगा, तभी मिश्रित कृषि की अवधारणा आई। आपको पता है मिश्रित कृषि के अंतर्गत क्या होता है? फसल का उत्पादन भी होता है और चारे का फसल भी उत्पादन किया जाता है। चारे का फसल उत्पादन करके क्या करेगा? उनको चारा है ना, वो तो चारा किसको खिलाया जाता है? पशु को खिलाया जाता है। यानी पशुपालन, मत्स्य उत्पादन और फसल उत्पादन तीनों को क्या कहेंगे? कृषि कहेंगे, ठीक है। तो कृषि के अंतर्गत तीनों चीज आ जाएगा, तीनों चीज आ जाएगा। इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया क्वेश्चन है कि कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? ठीक है, सबसे अधिक अगर उपयुक्त होगा तो वह कौन सा क्षेत्र होगा वो आपको बताना है। तो आपको पता है कि पर्वतीय ढाल ये चाय के लिए है, सिर्फ कृषि, चाय की जो खेती की जाती है, चाय पर्वतीय ढाल इसके लिए बहुत उपयुक्त है। उच्च पठार, ठीक है, ये भी नहीं होगा। वर्ष भर वर्षा के क्षेत्र, अगर वर्ष भर हर साल अगर वर्षा ही होगा, हर साल अगर बारिश ही होगा, हर वर्ष बारिश ही होगा, तो वहाँ क्या होगा? खेती, कोई चीज का उत्पादन नहीं होगा सेटिंग से, ठीक है। अब देखिए मैदान, बिल्कुल ये मैदान जो है कृषि के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। यानी कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे उपयुक्त है? मैदान, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में सिंचाई आसानी से की जाती है। मैदानी क्षेत्र में सिंचाई जो है आसानी से की जाती है। मृदा का जो ये होता है मतलब उर्वरक जो क्षमता होता है मिट्टी का लेवल का, वो हमें लेवल में, हर एक लेवल में बराबर होता है, ठीक है। कृषक उसमें आराम से रह सकते हैं, आराम से मतलब घर द्वार बना सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ जो है मैदानी क्षेत्र कृषि के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। आपको पता है कि कृषि के अंतर्गत मत्स्य पालन भी होता है और पशुपालन भी होता है, ठीक है। अब मत्स्य पालन के लिए अगर वहाँ तालाब खोदी जाए तो पठारी क्षेत्र में क्या खोदा जाएगा? नहीं खोदा जाएगा। तो मैदानी क्षेत्र चाहिए, तो मत्स्य पालन भी मैदानी क्षेत्र में ही किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से कृषि के लिए सबसे ज्यादा अगर बेस्ट होगा तो मैदानी क्षेत्र होगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है? आपको पता है कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ किसानों की स्थिति इतनी दयनीय है
कि अभी तक इनको पास कोई मतलब संसाधन नहीं है या फिर कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे वो सिंचाई कर सके। तो ये लोग किस पर डिपेंड रहते हैं? मानसून पर डिपेंड रहते हैं, वर्षा पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो कृषि निर्धारण में किस कारक का सबसे बड़ा हाथ है भारत में? जबरदस्त हाथ है। वो क्या है? वर्षा। अगर वर्षा होगी तो चावल की खेती होगी, अगर वर्षा नहीं होगी तो चावल की खेती भी सही ढंग से नहीं होती, ठीक नहीं होगी। ठीक है, तो कृषि निर्धारण में जो है भारत में सबसे जबरदस्त अगर हाथ है तो वह वर्षा का है। वर्षा किसी का नाम नहीं है, वर्षा मतलब बारिश यानी रेन। ठीक है, यानी पानी जो बरसते हैं ऊपर से। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21, किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए? ठीक है, बुआई के समय जब वो मतलब बोया जाता है तो तापमान जो है कम चाहिए, 10 से 20 डिग्री सेल्सियस। कितना? 10 से 20 डिग्री सेल्सियस। तो 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए किसके बुआई के लिए? गेहूं की बुआई के लिए। ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 22, किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है? किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है? ये जस्ट मैंने अभी रिपीट किया था। कौन सा क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर शायद 18 में, कि किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है। तो पहाड़ी ढाल पर जो खेती किए जाते हैं अच्छे तरीके से, वो चाय का खेती की जाती है। चाय की खेती देखिए, अगर असम जाएंगे तो वहाँ छोटे छोटे पठार, छोटे छोटे पहाड़ मिलेंगे और वहाँ चाय का खेती बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो चाय की खेती जो है पहाड़ी ढालों पर की जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23, चाय का सबसे बड़ा निर्यातक या फिर उत्पादक देश कौन सा है? भारत, श्रीलंका, चीन या फिर म्यांमार? बिल्कुल चाइना आगे है। चाइना जो है इसमें भी आगे है। चाइना जनसंख्या में आगे है, चाइना क्षेत्रफल में आगे है, चाइना चावल उत्पादन में आगे है, चाइना कपास उत्पादन में आगे है, बहुत चीज में आगे है। ठीक है, तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कौन सा है? चाइना हो जाएगा। उसके बाद भारत का नंबर आता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? 2011, 18 और 20 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है ग्रामीण अधिवासों से। ठीक है, अब देखिए ग्रामीण क्षेत्र में जो कार्य किए जाते हैं उसको क्या बोलेंगे? ग्रामीण क्षेत्र में जो कार्य किए जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, गांव में जो लोग रहते हैं वो कौन सा कार्य करते हैं? कृषि कार्य करते हैं और मत्स्य पालन करते हैं, पशुपालन करते हैं। तो मत्स्य पालन, कृषि कार्य, उनके बाद फसल का उत्पादन, इन सब किसके अंतर्गत आता है? प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है, यानी चैप्टर का आपका नाम ही है, देखिए प्राथमिक क्रिया चैप्टर का आपका नाम ही है। ये चीज अगर आप भूल जाएंगे तो आपको फिर क्या याद रहेगा? चैप्टर का नाम पर डेफिनेशन आपको नहीं पता है, प्राथमिक क्रिया के बारे में आपको नहीं पता है, तो फिर चैप्टर आपको कैसे पढ़े हैं? तो प्लीज ये सब चीज याद रखिए, डेफिनेशन याद रखिए कि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ग्रामीण क्षेत्र में जो भी अधिवास होते हैं उनके जो क्रियाकलाप होते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप, वो सब प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आता है, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में किसे कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं? स्थानांतरणशील कृषि, कर्तन एवं दहन कृषि। ठीक है, ये सब चीज नाम है। उसके बाद मिल्पा, लदांग, उसके बाद क्या आता है? झूमिंग। कितना नाम? टोटल 6 नाम बताया गया था आपको। जो आदिम कालीन जो लोग खेती करते थे, यानी पेड़ पौधों को जलाकर, जंगल को जलाकर वहाँ क्या करते थे? उर्वरक शक्ति हो जाती थी, यानी जो राख होता था उनका लेयर बनता था, उनका परत बनता था और वह उर्वरक शक्ति का काम करता था, उसी पर खेती करते थे। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? कर्तन एवं दहन कृषि बोलते हैं। ठीक है, तो आदिम निर्वाह कृषि। अब देखिए आदिम निर्वाह कृषि यानी आदिम काल में जो मतलब जंगल में जो लोग रहते थे वो जो कृषि करते थे उसी को बोलते हैं कर्तन एवं दहन कृषि। ये लोग एक जगह खेती कर लेते थे, फिर दूसरे जगह जाके खेती करते थे, तो वो एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित हो जाते थे, तो वो उसको क्या नाम दिया? फिर उसको स्थानांतरणशील कृषि नाम दिया। ठीक है, क्यों स्थानांतरित हो जाते थे? क्योंकि 5-6 साल अगर वहाँ खेती कर लिया, 3-4 साल अगर एक जगह खेती कर लिया तो उनका उर्वरक शक्ति जो है घट जाता था। ठीक है, जिसके कारण वहां से वो लोग फिर चले जाते थे, दूसरे जगह जंगल जला देते थे, मतलब दहन कर देते थे, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? कर्तन एवं दहन कृषि। तो वहां जाकर के जंगल को जलाते थे, जैसे उनका राख बनता था, वो लेयर जो होता था, राख का परत जो होता था, वह उर्वरक शक्ति का काम करता था, उस पर फिर बीज ये लोग बोते थे और खेती होता था। ठीक है, तो इस तरह से 3, 4, 5, 6 नाम पड़ा है इसका। और उत्तरी पूर्वी राज्य में कर्तन एवं दहन कृषि यानी जो है आपका आदिमकालीन निर्वाह कृषि को क्या बोलते हैं? झूमिंग कृषि बोलते हैं, झूम की खेती बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 25, फूलों की कृषि को क्या कहते हैं? ठीक है, फूलों की कृषि को क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर यानी उत्पादक, यानी फ्लोरिकल्चर यानी पुष्प उत्पादन बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? पुष्प उत्पादन। ठीक है, यानी नीदरलैंड, आपको पता है नीदरलैंड में सबसे ज्यादा अगर फूल का खेती किया जाता है तो वो नीदरलैंड में किया जाता है। और ट्यूलिप,
ट्यूलिप के बारे में आपको पढ़ाया गया था। ट्यूलिप जो है बहुत बड़ा एक तरह से बहुत पॉपुलर फूल है, फ्लावर है, और इसका उत्पादन जो होता है नीदरलैंड में खासतौर पर किया जाता है, और वहाँ से नीदरलैंड से पूरे यूरोपियन कंट्री में उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, पूरे यूरोपियन कंट्री में उसको बेचा जाता है, पूरे यूरोपियन कंट्री के मार्केट में उनको भेजा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? रोपण फसल कौन है? ठीक है, रोपण फसल के अंतर्गत क्या आ जाएगा? तो चाय जो है आपका रोपण फसल है, एक तरह से चाय रोपण फसल हो गया। ठीक है, रबर रोपण फसल हो गया। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है? ठीक है, रबर के बारे में बात की जाती है, तो जस्ट मैंने अभी बोला 3-4 बार एग्जाम्पल लिया। रबर जो है वो किसका एग्जाम्पल है? रोपण कृषि का एग्जाम्पल है। रबर किसके अंतर्गत उपजाई जाती है, यानी रोपण कृषि के अंतर्गत इसका उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत खट्टे रसदार फसलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित कृषि के अंतर्गत चारा और फसल दोनों का उत्पादन किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? खेती, व्यापार, बुनाई या फिर जूट उद्योग? ठीक है, खेती यानी कृषि करना क्या है? प्राथमिक क्रियाकलाप है। प्राइमरी सेक्टर के रूप में, प्राइमरी एक्टिविटीज के रूप में जाने जाते हैं खेती को, कृषि के अंतर्गत जितने सारे चीज का उत्पादन होता है, या फिर कृषि के अंतर्गत जितने सारे पशु या फिर मत्स्य उत्पादन होता है, ये सारा चीज जो है प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं? तो अंगूर की खेती को जो बोला जाता है वो विटीकल्चर बोलते हैं। अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं? विटीकल्चर बोलते हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन शुष्क कृषि से संबंधित है? इनमें से कौन शुष्क कृषि से संबंधित है? बाजरा हो गया, बाजरा जो है शुष्क कृषि से संबंधित है। बाजरा हो गया, उसके बाद आपका ज्वार हो गया, उसके बाद मूंगफली हो गया, ये सब जो है शुष्क कृषि के अंतर्गत उत्पादन किया जाने वाला फसल है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे प्लीज और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपका खुला हुआ है, वहां से आप कमेंट्स कर सकते हैं, बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपका रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन चलवासी पशुचारण से संबंधित है? चलवासी, चल करके एक जगह से दूसरे जगह पशु को चराना चलवासी पशुचारण कहलाता है। लामा भी हो जाएगा, याक और रेनडियर। ठीक है, तीनों को चल के, यानी तीनों जो है चलवासी पशुचारण से संबंधित है। इनमें से सभी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन व्यापारिक अन्न कृषि से संबंधित है? व्यापारिक अन्न कृषि, आप देखिए व्यापारिक अन्न कृषि किसको बोलते हैं? यानी वैसी कृषि जिसमें व्यापार के मकसद से उत्पादन किया जाता है फसलों का, उसको क्या बोलेंगे? व्यापारिक अन्न कृषि बोलेंगे। गेहूं, जौ, राई या फिर इनमें से सभी? ठीक है, तो इनमें से सभी नहीं होगा, क्योंकि जौ और राई जो है उनको बेचने के लिए नहीं उत्पादन किया जाता है, उनको तो पशु को खिलाने के लिए उत्पादन किया जाता है ना। तो ये एक प्रकार का चारे का फसल है ना, जौ हो गया, राई हो गया। हाँ, गेहूं जो है, गेहूं क्या है? व्यापारिक अन्न कृषि के अंतर्गत आएगा, यानी गेहूं का उत्पादन जो किया जाता है वो बेचने का मकसद से किया जाता है, व्यापार का मकसद से किया जाता है, उनको बेचें और पैसे की प्राप्ति हो। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन कोयला क्षेत्रों में कौन जर्मनी में है? जर्मनी की बात की जाती है। ठीक है, तो जर्मनी में जैसे कि झारखंड में बहुत सारे कोयला क्षेत्र हैं, जमशेदपुर हो गया, ठीक है, बहुत सारा कोयला क्षेत्र है झारखंड में। तो यहाँ आपको बताना है कि इन कोयला क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र है जो जर्मनी में स्थित है? तो रूर का यानी जो है रूर, तो वो जर्मनी के क्षेत्र में आता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? गेहूं, कोको, मक्का या फिर राई? कोको। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोको हो गया, कहवा हो गया, कॉफी हो गया, ठीक है, ये सब शायद मेन नाम मैच कर रहा है शायद। ठीक है, रबर हो गया, उसके बाद आपका चाय हो गया, ये सब क्या है? आपका रोपण फसल है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बागवानी कृषि नहीं है, यानी बागवानी फसल नहीं है? बागवानी फसल नहीं है, चाय, कॉफी या फिर मक्का? देखिए मक्का नहीं होगा, मक्का जो है बागवानी फसल नहीं है। ठीक है, ये मक्का जो है आपका बागवानी फसल नहीं है, यह एक तरह से खाद्य फसल के अंतर्गत आ जाएंगे ये। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? रेशेदार, अब देखिए रेशधर हो गया, ऐसा नहीं है, ये रेशेदार लिखा हुआ। ठीक है, रेशेदार, तो रेशेदार फसल कौन नहीं है? देखिए आप चूज कीजिए। ठीक है, कपास बिल्कुल रेशेदार फसल है। मेस्टा, बिल्कुल, ये मेस्टा जो है ना ये जूट के जैसा होता है, इससे भी कपड़े का निर्माण होता है। ठीक है, जूट तो है ही कपड़े का निर्माण करने के लिए। कॉफी नहीं, ये रोपण फसल है। कॉफी जो है रोपण फसल, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉफी रोपण फसल है, वो एक रेशेदार फसल नहीं है। कपास, मेस्टा और जूट जो है क्या है? एक प्रकार का रेशेदार फसल है। ऑप्शन
आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ज्योग्राफी का चैप्टर 5 प्राथमिक क्रियाएं यानी प्राइमरी एक्टिविटीज का जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो के अंतर्गत कवर किया, इस क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने कवर किया। ठीक है, तो लास्ट में आपसे क्या विनती की जाती है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे, और अपने चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तब तक रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।